चलो यहाँ देखो, न्यू चैप्टर है अब यहाँ पे आपके चैप्टर है आज चैप्टर नंबर 5 इनकम फ्रॉम एग्जाम टाइम में जिसको सैलरी छोड़ना होता है ना उसका सब्स्टिट्यूट ये है। एग्जाम जिन को सैलरी छोड़ना होता है, सैलरी नहीं करना है, तो उन सभी के लिए सब्स्टिट्यूट चैप्टर ये है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सब्स्टिट्यूट कैसे, ये और रेजिडेंशियल स्टेटस दो चैप्टर है, वो कर लो तो आप एक बार के लिए सैलरी छोड़ी जा सकते हो। बट हाँ, इसमें से प्रैक्टिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है, समझो। इजीएस्ट चैप्टर है। सबसे पहले चीज क्या है, देखो नाम से तो क्लियर हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो देखो यहाँ पे सबसे पहला आता है हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ये तो हमें पता है। चलो यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिमाग में सबके आगे हाउस से जो इनकम होती होगी, मतलब कहीं ना कहीं एक चीज तो सबके स्ट्राइक कर गई कि यार एक हाउस से जो भी इनकम हो रही है वो हाउस प्रॉपर्टी, दैट्स इट। ठीक है, पर हाउस है क्या, भाई अपन बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, तो एक्चुअली हाउस है क्या। तो देखो हाउस का मतलब होता है एनी एरिया सराउंडेड बाय वॉल्स। ऐसा कोई भी एरिया जो वॉल्स के थ्रू सराउंडेड है, ऐसा कोई भी एरिया जो वॉल्स के थ्रू, जिसके चारों तरफ जिसके चारों तरफ दीवारें हैं, वो क्या है, हाउस है। ठीक है, अब हाउस बड़ी मतलब क्या होगी, सिंपल सा लॉजिक, भाई एनी एरिया विच इज सराउंडेड बाय वॉल और प्लस अटैच्ड लैंड, उससे जुड़ी हुई जमीन जो होगी वो। जैसे समझना, एक एग्जाम समझाऊं, ठीक है, ये हाउस है और यहां इससे जुड़ी हुई कुछ जमीन है। ठीक है, तो अगर मैं हाउस के साथ इन दोनों को एक साथ, अगर ये तो हाउस हो गया और ये वैकेंट लैंड खाली जमीन है, इन दोनों को एक साथ किराए पे देता हूँ, इन दोनों को एक साथ किराए पे देता हूँ, तो इन दैट केस दोनों की इनकम
तो देखो, अगर वैकेंट लैंड को हाउस के साथ लेट आउट कर रहे हो, कोई वैकेंट लैंड है उसको हाउस के साथ लेट आउट कर रहे हो, तो किसमें जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। अगर आपके पास केवल जमीन पड़ी है, आपके पास में कोई वैकेंट लैंड पड़ी है, आपके पास खाली जमीन पड़ी बिल्कुल, ठीक है, अगर इसको आप लेट आउट करते हो, अगर लेट आउट कर रहे हो नॉर्मली, कोई वैकेंट लैंड है उसको आपने ऐसे किराए पर दे दिया, ठीक है, कुछ भी ना तो कंस्ट्रक्शन हो रखा है ना कुछ भी, तो इन दैट केस ये जाएगी वो किस में जाएगी? अदर सोर्सेस में। वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि खाली जमीन को हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। खाली जमीन को हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? हाउस प्रॉपर्टी मतलब होता है एनी एरिया विच इज सराउंडेड बाय वॉल्स, ठीक है। अब रूफ हो या नहीं हो, मतलब छत हो या नहीं हो, वॉल्स के थ्रू सराउंडेड है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आप उसको किराए पे दे रहे हो, तो अब यहाँ पे हाउस हो गया, गोडाउन हो गया, अगर आप इनको किराए पे दे रहे हो तो किस में जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। अब हाउस के साथ कुछ खाली जमीन जुड़ी हुई है, हाउस के साथ ही है, वो हाउस के साथ है, तो उस खाली जमीन का किराया जो है वो हाउस के साथ ही ऐड हो जाएगा। बट अगर आप केवल वैकेंट लैंड को दे रहे हो तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। तो चलो, अगर हम यहाँ पर बात करें मीनिंग की, मीनिंग क्या हो जाएगा? मैं मिक्स लैंग्वेज लिख रहा हूँ ना। किसी भी हाउस या अटैच्ड लैंड को लेट आउट करने से जो इनकम होती है उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। किसी भी हाउस या अटैच्ड लैंड को लेट आउट करने से जो भी इनकम हो रही है उस पूरी इनकम को क्या मानेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक तो ये बात हो गई। अब इसमें कंडीशंस क्या क्या है? तो देखो कंडीशंस हैं, सबसे पहले इट शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी। वो कंपल्सरी क्या होनी चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अगर आप हाउस प्रॉपर्टी वगैरह को किराए पे दे रहे हो तो ही यहाँ पे आएगा। किसी और चीज को अगर किराए पे दे रहे हो, किसी और चीज का, अब मतलब क्या हुआ यहाँ पे? किसी भी और चीज का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि भाई किसी और का मतलब क्या है? तो किसी और चीज का मतलब है आप प्लांट एंड मशीनरी को किराए पे दे रहे हो तो वो इसमें नहीं जाएगा। कोई जमीन किराए पे दे रहे हो तो वो इसमें नहीं आएगा। तो इन सच केस
केवल अगर हाउस हाउस का मतलब सराउंडेड बाय वॉल्स, वो एरिया अगर आप लेट आउट कर रहे हो तो ही अदर सोर्सेज में आएगा, सॉरी तो ही हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, बाकी नहीं। मतलब हर चीज किराए पे देनी है, केवल किसको किराए पे देना है, हाउस को ही किराए पे देना है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट नंबर सेकंड, एसएससी must be owner of that, जो ऑनर है ना उसी के लिए हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन होगी। अगर ऑनर नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन भी, अगर वो मालिक है तो ही हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, अगर वो मालिक है तो ही हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन होगी, बाकी नहीं होगी। कैसे समझना, ये बंदा है, ठीक है, ऑनर, इसने कोई प्रॉपर्टी थी वो कर दी लेट आउट, इस बंदे को, तो उसको क्या मानेंगे, टेनेंट। इसको हम लोग क्या मानेंगे, टेनेंट। ठीक है भाई, मैंने एक प्रॉपर्टी थी किसी को लेट आउट कर दी तो टेनेंट हो गया। अब इस भाई साहब ने क्या करा, इन भाई साहब ने क्या करा, उससे सबलेट कर दिया। सबलेट मतलब किस आगे और किराया पे दे दिया, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन को। तो अब क्या होगा, अब देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ पे ऑनर कौन है, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा वो क्या, तो देखो ऑनर कौन है, ये बंदा। तो जो ऑनर है ना उसके तो बनेगी इनकम, जो जाएगी वो जाएगी हाउस प्रॉपर्टी में। जो ऑनर है उसकी इनकम का जाएगी हाउस प्रॉपर्टी में। जो टेनेंट है, जो टेनेंट है उसकी इनकम जाएगी, जो सब लेटिंग कर रहा है, जिसने सब लेटिंग की है उसकी इनकम किस में जाएगी, अदर सोर्सेज में। तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए हमने कंडीशन क्या देखी, एसएससी मस्ट बी ऑनर। वो ऑनर होगा ना, ऑनर होगा तो ही हाउस प्रॉपर्टी हेड बनेगा। अगर आप सब लेटिंग कर रहे हो, ऑनर नहीं हो, किराएदार हो और मकान को आगे और आगे किराए पे दे रहे हो, तो उनके लिए हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं बनेगा। उनकी इनकम किस में जाएगी, अदर सोर्सेज के अंदर। तो एक बात क्लियर हुई भाई, पहला लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब एनी एरिया विच इज सराउंडेड बाय वॉल्स। दूसरा, एसएससी मस्ट बी ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। एसएससी क्या होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए। ऑनर होगा तो ही हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन होगी। अगर आप लोग सब लेटिंग कर रहे हो, सब लेटिंग मीन्स आपने कोई चीज किराए पे लेके आगे किराए पे दे रहे हो, तो आपके हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन नहीं होगी। आपकी आपकी किस में जाएगी वो इनकम, अदर सोर्सेज में। याद रखना अदर सोर्सेज का पॉइंट है। ओके, कंडीशन नंबर थर्ड,
कंबाइन रेंट का मतलब क्या हुआ? रेंट ऑफ हाउस प्लस रेंट ऑफ फर्नीचर। आपने फुल फर्निश्ड हाउस दिया है, आपने क्या करा है? फुल फर्निश्ड हाउस दिया है, ठीक है, जिसके अंदर एसी, टीवी, फ्रिज सब कुछ है, ठीक है। और अब ये बात सबको पता है, एक नॉर्मल हाउस और फुल्ली फर्निश्ड हाउस का रेंट अलग अलग होता है, ठीक है। अपने यहाँ पे इतना नहीं है ब्यावर में, पर मेट्रो सिटीज वगैरह में इस चीज का बहुत क्रेज है। एक आप नॉर्मल मकान किराए पे दो 10,000 रुपए, एक फुल्ली फर्निश्ड मकान किराए पे दो 15,000 रुपए, समझ लो आपको। तो अगर कंबाइन रेंट है, मतलब वो हाउस का रेंट अलग ले रहा है और फर्नीचर रेंट दोनों है, तो अब यहां पे ध्यान देना होगा, अगर दोनों सेपरेट है, दोनों क्या है? सेपरेट, दोनों अलग अलग हैं। सेपरेट का मतलब क्या हुआ? दोनों बिल्कुल अलग अलग है, हाउस का रेंट अलग है और फर्नीचर का रेंट अलग है। तो इन सच केस हाउस रेंट जो है वो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, और जो फर्नीचर रेंट है वो जाएगा अदर सोर्सेस में। बट वहीं पे नॉट सेपरेट मीन्स उनको अलग किया नहीं जा सकता, कैन नॉट बी सेपरेटेड, दैट मीन्स उनको अब अलग नहीं किया जा सकता है, वो एक ही कंबाइन है। फॉर एग्जाम्पल उसने बोल दिया भाई पूरा मकान है, मकान फुल्ली फर्निश्ड मकान था, तो उसने डायरेक्ट एक बात बोली पूरे मकान का किराया 10,000 रुपए है बस, कोई अलग से बात नहीं हुई। और जनरली ऐसा ही होता है कि कोई अलग से सुन होता है फर्नीचर किराया इतना है, वैसे बोलेगा बोल दूंगा ले जाओगे अपना फर्नीचर, मांग नहीं रखना, लॉजिकल बात है ना। रख लो अपने कमरे में, किसी में होता है मजाक, अपने मजाक लगती है, लेकिन रियलिटी में होता है। एक पता है एक कमरा अलग से बंद रख देते हैं वो लोग, उसके अंदर अपना सामान रख देते हैं। नहीं हर चीज प्रैक्टिकल, हर चीज प्रैक्टिकल ऐसी बात नहीं, अपन चलो ठीक है अपने समझते ऐसे, बाकी हर चीज प्रैक्टिकल में होती है, और थोड़ा अपन देख जाने समझे तो। अपन ने मकान किराए पे लिया, ठीक है, वो हाउस अपन ने बोला भाई कितने का है, कि भैया 10,000 का है। अब उसके अंदर क्या क्या सामान है वो सब अपने अभी यूज में लेने के लिए, जो सामान बाहर पड़ा हो सारा अपना है, और जो अंदर रख के चले गया और उसको कुछ छिपाना होगा रखना होगा तो एक रूम में रख के चल जाता है, बस बात खत्म। तो इन सच केस अगर हाउस का और फर्नीचर का रेंट अलग नहीं किया जा सकता है, तो टोटल रेंट टैक्सेबल इन हाउस प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? टोटल रेंट किस में चल जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। तो देखो मेन 3 कंडीशन है। हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अभी आपके भी एक क्वेश्चन आएगा देखना, अंडर कंस्ट्रक्शन, एक हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रहा है, रनिंग में है, ठीक है, तो क्या उसको आप हाउस प्रॉपर्टी मान लोगे क्या? अपन ने ये क्या होता है ना कि सराउंडेड बाय वॉल्स होना चाहिए, तो ऐसा नहीं। सुनो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो डेफिनेशन रिवील नहीं कर पाती है, सराउंडेड बाय वॉल्स। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो है वो भी चारों तरफ दीवार तो बनी गई है, चारों तरफ दीवार तो बनी गई है, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी नहीं। जब तक कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता है तब तक हम उसको हाउस प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। हाँ अगर आप छत डलवानी ही नहीं है कि आपको 4 दीवारें ही खड़ी करवानी है, अब कोई इसमें भी आ जाता है होशियारी में कि सब बाउंड्री वॉल करवा दी तो उसको हाउस मान लेंगे। बाउंड्री वॉल और वॉल्स इनमें फर्क है, नहीं कुछ मतलब इसमें आता है ना बहस, किसी को डिबेट बहुत पसंद होती है ना, ठीक है। कौन है ना वो, क्या नाम एंकर, अर्नब गोस्वामी, तो ऐसा खूब होता है
तो इन सच केस वही क्लियर पहले कर रहा हूँ मैं कि वॉल्स का मतलब वही है जो हम लोग एग्जैक्टली समझ रहे हैं, उसके अंदर कोई डिबेट जैसा कुछ नहीं है कि बाउंड्री वॉल तारबंदी करा दी, तो ये सब इसके अंदर नहीं जाएगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ डिबेट में खूब, मैं जब भी ये बोलता हूँ ना तो कोई ना कोई तो एक मतलब बोलता है ना जिसको हम लोग डेढ़ होशियार मिल ही जाता है। सर हमारे खेत और चाहो तो बाउंड्री वॉल करवा रखी है, अब मैं उसको किराए पे दूं तो क्या उसकी इनकम हाउस में नहीं जाएगी? बाउंड्री वॉल्स नहीं है। और एक बार हम लोग एग्जैक्टली समझ रहे हैं, चलो डेफिनेशन कुछ भी बोल रही है पर हाउस का मतलब हम लोग समझ रहे हैं, एक बिल्डिंग होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। फिर जो किराए पर दे रहा है वो ऑनर होना चाहिए। अगर आप ऑनर नहीं हो तो हाउस प्रॉपर्टी किस बात की? तो फिर आपकी क्या हो गया, सारा अदर सोर्सेस, ठीक है। फिर तीसरा कंबाइन रेंट, मतलब अगर दो चीजों का रेंट एक साथ है, हाउस का और फर्नीचर का, अगर दोनों का अलग अलग है तो हाउस का तो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में और बाकी किसी भी चीज का रेंट जाएगा अदर सोर्सेज में। वहीं पे अगर सेपरेट नहीं किया जा सकता है, उनको अलग अलग नहीं कर सकते हो, तो पूरा का पूरा रेंट किसमें जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? श्योर। अब नेक्स्ट हेडिंग, calculation of income from house property. कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखो हाउस सबसे पहले क्या बन जाएगा, सबसे पहला स्टेप अभी बोलूँ सबसे इजी चैप्टर है। और एक और बात मैं क्लियर बोल रहा हूँ, आप किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हो। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाह रहे हो तो आप किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ने का रीजन क्या है, पहली यूनिट के अंदर आपके 3 हेड हैं, पहली यूनिट के अंदर 2 हेड है, दूसरी यूनिट के अंदर 3 हेड है, 5 हेड हो गए, और लास्ट यूनिट के अंदर इन सब का मिक्स है। और लास्ट यूनिट के दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिकल आते हैं हर बार। अभी भी जो पेपर हुआ था, अभी हमने 20 दिन पहले पेपर हुआ था फाइनल का, उसमें लास्ट यूनिट प्रैक्टिकल थे दोनों क्वेश्चन। अब जिसने कोई भी एक हेड छोड़ा हुआ वो पांचों हेड का मिक्स कैसे करेगा बताओ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी छोड़ दिया और वहां पर हाउस प्रॉपर्टी पॉइंट आ गया तो वो अटेंड नहीं होगा, लास्ट यूनिट तो गई आपकी। तो भाई जिसको मार्क्स लाने हैं उसके हिसाब से है, वो एक यूनिट भी नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। वो चैप्टर छोड़ना कोई सोच रहा हो कि अब ये चैप्टर छोड़ देते हैं, सैलरी नहीं आ रहा है या बीएनपी नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, सोचना भी मत। चलो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, म्यूनिसिपल वैल्यू। सबसे पहले क्या जाएगी, म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होती है, वहां की लोकल अथॉरिटी, जैसे अपनी नगर परिषद है ना, वो नगर परिषद उस मकान की एक वैल्यू डिसाइड करते हैं, उन्होंने करीब हर मकान की वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो वहां की जो वैल्यू आपको अभी ऐसे घर आके नहीं बताएंगे भैया आपके मकान की वैल्यू इतनी है, आपको वहां जाना पड़ेगा। या जब आपकी हाउस बड़ी कैलकुलेशन होगी तो इनकम टैक्स ऑफिसर वहां जाके मालूम कर लेगा, जो भी अपना जीएसटी ऑफिसर है, सीए ऑफिसर है, सॉरी जीएसटी के असेसिंग ऑफिसर है, वो वहां जाके मालूम कर लेगा या उसके हिसाब से मालूम कर लेगा वो। तो ऐसा नहीं आप तो हमारे को बताइए नहीं, कभी भी आए नहीं कभी, ऐसा तो ना घर घर आके बताएंगे सोचो कितने सारे घर है, वो यही काम करेगा। और म्यूचुअल हर साल चेंज होती है, तो हर साल यही काम रहेगा उनका कि भाई साहब कि हाँ घर पे कोई है क्या, हाँ क्या हुआ कि मकान आपका ही है कि नहीं किराए का है, अच्छा मालिक कौन है, ये फोन लगाओ, हाँ सर आपके मकान की वैल्यू इतनी है। ये तो और लगता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो तो हमें खुद को जाननी पड़ती वहां जाके। तो सबसे पहले अब म्यूनिसिपल वैल्यू हुई क्या, किसी भी एरिया की लोकल अथॉरिटी जो वैल्यू डिसाइड करती है, किसी भी
एरिया की लोकल अथॉरिटी जो वैल्यू डिसाइड करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू। लोकल अथॉरिटी हिंदी में क्या बोलेंगे, लोकल अथॉरिटी से कंपेयर करेंगे फेयर रेंट से। उसको कंपेयर किससे करेंगे, फेयर रेंट से। ठीक है, फेयर रेंट क्या होता है, वैसा ही मकान उस एरिया में कितने किराए पे मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अपन बात कर सकते हैं 2 BHK, 2 BHK हाउस लोकेशन अगर मैं आप किराए पे दे रहे हो तो वैसे ही 2 BHK हाउस दूसरे लोग कितने किराए पे दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोकेशन अगर का किराया चल रहा है 6,000-7,000 रुपये 2 BHK का, तो वो क्या हो गया, जो चल रहा है किराया था ना, अपन नहीं बोला यहाँ किराया कितना चल रहा है, वो जो किराया चल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं फेयर रेंट। मतलब अपन बोलते हैं गड़ी थोड़ी हाउसिंग बोर्ड में कितना चल रहा है, सिटी के अंदर दुकान लेने कितना किराया चल रहा है, ये बोलते हैं एवरेज रेंट कितना हो जाएगा, क्या किराया चल रहा है, तो वही क्या होता है फेयर रेंट। वैसे ही मकानों का उस एरिया के अंदर, क्या आपने दुकान लेनी है पाली बाजार में, क्या किराया चल रहा है कि 20,000 या वहाँ छोड़, ऐसा अपने वहाँ जाना बस स्टैंड के उधर तो वहाँ कितना किराया चल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। जो हमारी लोकल बातें हैं, जो हम लोग रेगुलर बात करते हैं वही चीजें हैं, उसको बस एक नाम दे दिया। समझ रहे हो बात को, हम लोग जो डेली बात कर रहे हैं वही चीजें सबको चल रही है, बस उसको हम लोग एक नाम दे रहे हैं जिससे क्या हो कि इजी रहे वो बोलने चलने में। ठीक है, तो फेयर रेंट का मतलब क्या हुआ, वैसे ही मकानों का उस एरिया के अंदर रेंट कितना है। ठीक है सर, तो इन दोनों में पहले कंपेयर करो और ले लो लोअर अमाउंट। इन दोनों में कंपेयर करके पहले कौन सी अमाउंट ले लो, इन दोनों में से जो कम होगी वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो कम है वो यहाँ ले ली। फिर उसको कंपेयर करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट होता है, गवर्नमेंट ने एक रेंट कंट्रोल एक्ट भी बना रखा है, रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है, अब एक्ट का मतलब क्या होगा, एक कानून बना रखा है कि यार इससे ज्यादा किराया आप नहीं ले सकते हो। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, देखो ये बात फैक्ट है कि किराए पे रहने की जरूरत भी सबको है। आपको लगता है कि भैया किराए पे रहना ही पड़ेगा, सबके पास मकान तो है नहीं, सबके पास मकान तो है नहीं कि वो सब मकान बना के रह लें। तो अब सब लोग जो मकान मालिक है वो एसोसिएशन बना हुआ है कि नहीं, अपना मकान 50,000 रुपये ही किराए पे देना, बाकी नहीं देना है। तो आधे लोग फुटपाथ पे नहीं आ जाएंगे, कौन है 50,000 पर मंथ किराया दे सकता है। उन्होंने ये सोच लिया 50,000 का ही किराया चाहिए, बाकी नहीं। उन सबने एसोसिएशन बना ली मकान मालिकों ने। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट बीच में आ रखी है, गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड रेंट मतलब एक रेंट कंट्रोल एक्ट बना रखा है, उसके अंदर एक स्टैंडर्ड रेंट बता रखा है कि आप इससे ज्यादा किराया नहीं ले सकते हैं। तो ये किराया हर जगह पर अलग अलग है। जैसे ब्यावर छोटी सिटी है तो उसके हिसाब से अलग है, मुंबई बड़ी सिटी है तो उसके हिसाब से अलग है। ये एरिया के हिसाब से नहीं चलता है कि पूरे भारत में कहीं भी मकान हो, अगर 100 गज का मकान हो उसका किराया इतना ही होगा, तो बेचारे मुंबई वालों की लंका लग जाएगी। यहाँ मकान मिल जाता है 40 लाख 50 लाख में, वहां मकान सीधे मिलता है 2.5 3 4 करोड़ में। समझ लो, मकान की बात चल रही है, झोपड़े की नहीं है। आप कोई बोल दे यार कि वहां पर तो हमारा 40 लाख मिल जाता है, वो एरिया ऐसा होता है कि वहाँ मकान लो या नहीं लो गाँव के जैसे हो जाता है ऑफिस। हम लोग फिर अच्छे एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में से क्या लेना आप लोगों को, जैसे पहले इन दोनों में से लोअर अमाउंट ली थी, अब इन दोनों में से हायर अमाउंट लेनी है, और वो हो जाएगी हमारा स्टेप नंबर 1। बस इतना सा है। ये सब चीजें दे रखी होगी, मैंने समझाया ना, उतना कुछ भी नहीं है, आपको नाम से सब चीजें दे रखी होगी। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इन दोनों में से जो कम है उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, फिर उन दोनों में से जो ज्यादा है वो आ जाएगा आपके, सॉरी उल्टा लिख दिया, मैंने लिख उल्टा दिया सॉरी।
यहाँ हायर लेना है और यहाँ पे लोअर आएगा, सॉरी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो हायर है, इन दोनों से जो भी हायर है उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से, फिर वो हायर अमाउंट और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से जो कम होगा वो स्टेप नंबर 1, दैट्स इट, सिंपल। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में देखो, सबसे पहले एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ्स, पूरे 12 महीने किराया ले लिया। अब इसमें लेस क्या क्या होते हैं इस स्टेप में, वो ध्यान रखना हमेशा। पहला अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट को हम लोग बोल सकते हैं जो किराया डूब गया, किराएदार मकान में किराया दे दूंगा 4 महीने किराए पर आ, फिर मकान खाली करके चले गया, तो 4 महीने किराया डूब गया आपका। तो जो किराया डूब गया है, जो बैड डेब्ट्स हुई है, वो यहाँ पर आ जाएगी और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट। फिर रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब जितने टाइम वो खुद रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझना, एक पूरा साल है, 12 महीने है, 3 महीने तो खुद रहा, फिर उसका कहीं और ट्रांसफर हो गया या उसको कहीं और जाना पड़ गया, तो उसने वो मकान को किराए पे दे दिया। अब कितने टाइम के लिए किराए पे दिया, 9 महीने के लिए। तो अपन ने ऊपर कितने टाइम का किराया लिया है, तो क्या पूरे 12 महीने किराए पे दिया क्या, तो 3 महीने खुद रहा ना, तो वो यहाँ पे रेंट लेस कर देते हैं। ठीक है, अब कोई बोलता है कि ऊपर हम लोग 9 महीने के ले लें, हाँ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वहीं पर 9 महीने ले लो, बात खत्म। पर जो बुक में सॉल्यूशंस दे रखे हैं, एग्जांपल वगैरह, वो इस तरह से सॉल्व कर रखे हैं, तो इसलिए मैं वैसे ही फॉर्मेट बनवा रहा हूँ। कोई बोलते ऊपर ही 9 महीने ले ला, बात ही खत्म ना। हाँ भाई सही, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई गलत नहीं है। मतलब जो अदर बुक्स होती है जैसे CWA की या CA वगैरह की, वहां पर 9 महीने का ले रखा है, पर आपकी बुक में सब जगह 12 महीने से कर रखा है, इसलिए मैं फॉर्मेट वैसा बनवा रहा हूँ। भाई सिंपल सी बात है, 12 महीने ऊपर लो, 3 महीने नीचे लेस करो, उससे 9 महीने लो, बात खत्म करो। ठीक है, फिर लेस करते हैं अमाउंट स्पेंट ऑन फैसिलिटीज ऑफ टेनेंट। टेनेंट की फैसिलिटीज पे जो अमाउंट स्पेंड कर रहे हो आप, जो खर्च कर रहे हो। अब खर्च कैसे, फॉर एग्जांपल ऐसा देखा तो बहुत कम गया है, लेकिन हाँ, आपने किराएदार को बोला कि इस मकान का किराया 10,000 रुपये है और तेरे बिजली के बिल जो भी होंगे वो मैं भर दूंगा। बात डील क्या हुई है, मकान का किराया 10,000 रुपये ले रहा हूँ और बदले में उसके बिजली के बिल भर रहा हूँ मैं। तो ये मानो ऑन एन एवरेज बिजली बिल आता है 3,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये लिए, 3 वापिस छोड़ दिए, तो मुझे किराया कितना मिला नेट। तो ऊपर जो मैंने किराया लिया वो तो ले लिया 10,000 का एक्चुअल रेंट में, और जितना मैंने वापस खर्च किया वो यहाँ पे क्या कर दिया, लेस। ओके, तो ये 3 चीजें लेस होती है और ये आ जाता है आपका स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। आगे स्टेप नंबर 3, हायर इन पहले और दूसरे स्टेप में से जो भी ज्यादा है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप में से जो भी ज्यादा वो यहाँ ले लो, फिर लेस कर दो रेंट ऑफ वैकेंट पीरियड। जितने टाइम मकान खाली रहा, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या समझाया, पहले मकान में मैं रह रहा था, मेरा कहीं और ट्रांसफर हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि चुटकी बजाई और किराएदार मिल गया। किराएदार अच्छा भी तो होना चाहिए ना। पता चला आप
कई बार ट्रांसफर करने गए, आपने मकान किराए पे दिया, मकान ही गायब कर दिया उसने, ये भी गलत हो जाएगा ना। तो इन सच केस जो वैकेंट पीरियड होगा, फॉर एग्जांपल आपको 1 महीने तक अच्छा किराएदार नहीं मिला, तो 1 महीना मकान खाली रहा, तो वो 1 महीने किराया यहाँ लेस हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV। GAV में से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। दो बातें ध्यान रखना, पहली चीज पेड होने चाहिए, दूसरा ओनर से होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू, NAV, लेस करो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी, एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAV। जो भी NAV है उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगी। और इस पूरे चैप्टर में केवल एक ही कैलकुलेशन है, वो है इंटरेस्ट की। पूरे चैप्टर में एक ही कैलकुलेशन है, बाकी तो ये फॉर्मेट है जो बस बहुत है। तो ये आ जाएगा आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो देखो सिंपल फॉर्मेट, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दोनों से जो हायर होगा, उस हायर अमाउंट को कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, और आपके आगे स्टेप जो कम होगा वो आगे स्टेप नंबर 1, बस बात खत्म यहीं पे। स्टेप नंबर 2, एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ्स, उसमें से 3 चीजें लेस होती है। पहला अनरियलाइज रेंट, दूसरा रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, और तीसरा अमाउंट स्पेंट ऑन फैसिलिटीज ऑफ टेनेंट्स। तो ये सब लेस करने के बाद स्टेप नंबर 2 आ जाएगा। स्टेप 1 और 2 में जो हायर था वो स्टेप नंबर 3। फिर जितने टाइम मकान खाली रहा उसका रेंट लेस करो तो GAV आ जाएगी। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस जो ऑनर ने पे किए